Okay, so let us start group 15 elements, PYQs. Good evening, good evening. From 2019 to 2021, all the questions that has been asked from group 15 elements. इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए होंगे for sure, because this is quite a bigger group as compared to group 14, जिसमें तो कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए ढंग से तो। और अगर ग्रुप 15 को भी अगर हम एनसीईआरटी लिमिट करके पढ़ें, जो कि अभी हम वही करेंगे, तो ये भी जो है ये कोई बहुत बड़ा नहीं रहता है। अगर इसको एनसीईआरटी लिमिट कर दें तो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं और डुएबल होता है, तो बिल्कुल छोड़ के जाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर छोड़ के चले जाएं क्या, बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, छोड़ के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है यार। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है, बहुत इजी है, एनसीईआरटी तक ही करना है तो बहुत लिमिटेड है। तो चलो देखते हैं आज कि इस ग्रुप से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। और चलो, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज। मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। आई होप आपने वो टेबल को अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिस टेबल में प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स बताया गया है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स बताया गया है। वो टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उस टेबल को बहुत अच्छे से कर लें एक बार। दूसरी चीज आती है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अच्छा कौन कौन से, एक नाइट्रस है, फिर एक NO है, फिर एक NO2 है, फिर NO2 का ही डाइमर N2O4 है, और फिर आपके पास N2O5 है और N2O3। आपके पास कुछ इतने ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन। अब सबसे पहले इनके लुईस स्ट्रक्चर्स, सभी के लुईस स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से कर लें। ठीक है, सभी के लुईस स्ट्रक्चर्स, तो लुईस स्ट्रक्चर्स तो बहुत बेसिक चीज है, सभी को आती है करना। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर्स में कोई बहुत परेशानी है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, द ऑक्साइड विच इज विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो अच्छा यहाँ पे N3O3 गलत लिखा हुआ है यार, ये N2O3 होगा यहाँ। ठीक है, विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज N2O5। सभी को पता है जो N2O5 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है इनके लिए। सेकेंड ग्रुप के ये मेंबर्स हैं, तो दिस इज द आंसर। N2O3 में भी कहीं ना कहीं NN बॉन्ड है, एज पर एनसीईआरटी यहाँ NN बॉन्ड है, तो आप इसको कुछ इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, N2O3 को। और N2O भी आपको पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, दिस इज वन ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर्स। एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी आई गेस, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा, ये भी पॉसिबल। सर यहाँ N को ही सेंट्रल एटम क्यों रखे? देखो, पहली बात तो ये रूल, ये तो स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके लिए आपको एक रूल भी लिखाया जाता है जो कि बहुत हद तक फॉलो होता है, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज जनरली कंसिडर्ड एज द सेंट्रल एटम। तो N और O में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो आप उस रूल के हिसाब से इसको बना सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर्स को देखा और फिर कुछ हमारे हेल्प के लिए हमने छोटे छोटे रूल्स बना दिए, जिसमें थोड़े मोड़े एक्सेप्शंस आना भी निश्चित है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने कुछ बातें की, रिकॉर्डिंग में देख लेना, वेद बहुत कुछ बोला मैंने, तुम लेट आए हो। तो देखो, which of the following is formed mainly when red phosphorus is heated in sealed tube at 803 Kelvin। ये भी आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ये देखकर लगता है कि यार इससे क्या ही आएगा, बट जो एलोट्रॉप्स है फॉस्फोरस के,
उसमें अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दो हैं। तो ये जो तरीका है कि आप रेड फॉस्फोरस को सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन तक अगर हीट करते तो अल्फा ब्लैक आपके पास बनता है। तो यहां भी आप एनसीईआरटी की ये जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से मार्क कर लेंगे और प्रॉपर्टीज भी अच्छे से पढ़ लेंगे। कौन वाली? रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ठीक से पढ़ लेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज में, जैसे कि अब P4 बहुत बहुत कॉमन है, मैंने पहले बोल दिया पढ़ाने से पहले कि अगर अपन इसको एनसीईआरटी में लिमिट कर दें तो बहुत इजी और बहुत डुएबल है ये वाला भी ग्रुप। तो देखो बेटा, P4 व्हाइट फॉस्फोरस की क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक तो स्ट्रेन होता है, काफी रिएक्टिव होता है, स्ट्रेन होता है 60 डिग्री का, काफी रिएक्टिव होता है। उसके बाद फिर नॉर्मली एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, इट फॉर्म्स फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ व्हाट? P4O10 के व्हाइट फ्यूम्स बनाने लगता है एयर में ही अगर आप इसको रख दो तो। उसके बाद जो सबसे इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, सबसे इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो है कि ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, लॉजिक वॉजिक नहीं इसके पीछे, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। और पानी में तो यस, पानी में तो इनसॉल्युबल ही रहेगा, पानी में नॉन मेटल्स जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है। फिर रेड फॉस्फोरस की भी आप इसी तरह से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि भाई पॉलीमराइज हो जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस पॉलीमराइज हो जाता है तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है। एंड देन रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है, रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक ये इसका ये ग्लोज इन डार्क वाली भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रेड फॉस्फोरस में नहीं है, ग्लोज इन डार्क वाली भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, फॉस्फोरोसेंस वही, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला पैराग्राफ भी देखो, उससे भी क्वेश्चन बन के आ रहा है। देन कम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग, H4P2O7। तो आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी बड़ी बात है। बस चलो ये आइडेंटिफाई करते हैं, इनके थोड़े से एक बार स्ट्रक्चर्स देखें। तो ये कौन सा है, क्या नाम है इसका? पायरो है ना, ये समझ आ रहा है? पायरो है ना ये। हाँ, एनो का रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं, एनो का रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बेटा वो फिर वो हो जाएगा ना, ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो लुईस के हिसाब से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा सभी रूल्स को, बट जैसा है वैसा ही बनाओगे, और इलेक्ट्रॉन के साथ बनाओगे, और इलेक्ट्रॉन के साथ ही बनाओगे उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देन दिस इज पायरो, और ये क्या है? ये पायरो इक है ना, दिस इज पायरो इक, आई गेस दिस इज पायरो अस, यस दिस इज पायरो अस। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपोइक, दिस इज हाइपोइक। आपको पता होना चाहिए पायरो इक जो बनता है वो नॉर्मल इक में इंटू 2 करके पानी निकालने से बनता है। फिर इक में से नॉर्मली ऑक्सीजन निकाल दो तो अस हो जाता है, अस में ऑक्सीजन निकाल दो हाइपो अस हो जाता है, और अस में फिर इंटू 2 करके पानी निकाल दो तो पायरो अस हो जाता है। और पायरो अस में जब आप एक ऑक्सीजन डाल दो तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाती है, एज कंपेयर टू यहां जो भी थी, सॉरी -1 रहेगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर x है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर x-2 होती है, यहाँ x ही रहती है, लेकिन यहाँ भी x-2 ही रहती है। बट एक ऑक्सीजन डाले दो फॉस्फोरस पे तो यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ हो जाता है, ये तो हाइपोइक हो जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, x-1 हो जाती है। आई होप ये सब आपको अच्छे से आता होगा। दिस इज x-4 हो जाती है।
तो ये कुछ टेबल है जो आप नॉर्मल इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हो। इसमें ठीक है वेद, मैं बताता हूँ, पूछना अभी इसके क्लास के बाद, ये बीच में उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा ना, पूछना फिर मैं बताता हूँ, याद दिला, क्लास के बाद समझा दूंगा उसका स्ट्रक्चर। देन H4P2O5, देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सेप्शनल था ना, याद है सभी को, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। क्या अलग था इसके स्ट्रक्चर में? जनरली जब सेंट्रल एटम, सुनना मेरी बात को अगर नहीं पता हो, जनरली जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आए, अगर कम आता है तब वहां पे पीपी लिंकेज होती है ना, पीपी लिंकेज होती। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आए तो पीओपी लिंकेज होती। ये सिर्फ फास्फोरस के लिए नहीं, ये रूल सबके लिए है। फॉर सल्फर ऑल्सो दिस रूल होल्ड्स ट्रू। फॉर सल्फर के भी ऑक्सी एसिड्स में ये रूल सही लगता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब फिर से वही बात है कि रूल के हिसाब से नहीं स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर से ये रूल अपन ने बना लिया है पढ़ाने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए। लेकिन दिस H4P2O5 is the only exception in this rule, because if you calculate the oxidation number of phosphorus here, you will get what? क्या आ रही है भैया? प्लस कितनी आ रही? ठीक है 3 आ रही है, तो 3 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट शुड कंटेन पीपी लिंकेज, बट इट इज पीओपी। इसमें कोई स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी वेस्टेबिलिटी का कोई रीजन नहीं दिया जा सकता, सब फालतू बातें, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करें। और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसान है, तो कोई भी कर लेगा, 5 3 और H4P2O6 में क्या होगा? देखो यहां तो +4 है ना, तो यहां पे कौन सी लिंकेज? पीपी लिंकेज, ठीक है, पीपी लिंकेज। यहां पे कुछ गलत कर दिया गया, H4 सॉरी, यहां पे HH लग रहा होगा, HH भी तो आएगा, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स, अब ये करेक्ट है। और यहाँ पे पीपी लिंकेज ही करिएगा, +4 है ना, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, सिर्फ दिस वन इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बहुत आसानी से पीपी लिंकेज, डबल बॉन्ड हो, दिस एंड देन दिस, बाकी तो आप समझदार है। OH 4, फिर ये 5 6, सभी OH ऐसे हो जाए, ठीक है, करेक्ट। दिस इज H4P2O6, तो ठीक है, काफी है इतना, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ग्रुप 15 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बात तो वही है कि हमें रिएक्शन से पता चलता है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक से सोचना है आपको? बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है ये सब, बट आपको किस लॉजिक से सोचना है कि कौन H जल्दी देगा, ऐसे सोचना है, ठीक है। H कौन जल्दी देगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी वो H जल्दी देगा। तो ठीक है, बिस्मत और ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, तो ये H जल्दी देगा। आप इसी एंगल से सोचें, इसी तरह से सोचें। कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सर दूसरे को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सोचने लगते हैं कुछ बच्चे, तो बोलते हैं सर फिर तो अमोनिया सर सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन दे सकता है इन सभी में, तो सर अमोनिया क्यों नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट? ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं होता। आप ऐसे ना सोचें, आपको जिस डायरेक्शन में सोचने कहा गया है बस वैसे सोचें आप। तो यहां ऐसे देखना होता है और BiH3 को आंसर करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो सब कुछ विद इन एनसीईआरटी है, हम ये भी देखते चलेंगे क्या कुछ एनसीईआरटी के बाहर का भी है, कुछ भी नहीं है। डी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के बाहर से पूछी गई डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो देखेंगे डी ब्लॉक को ढंग से। डी ब्लॉक में मैं ऐसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहा था, टाइप करवाने के लिए जब दिया था तो देख रहा था कि काफी क्वेश्चंस डी ब्लॉक में आए हुए, उम्मीद से कहीं ज्यादा। देन केमिकल, हाँ वो KMnO4 K2Cr2O7 के बहुत सारे हैं, उन दोनों के ही बहुत सारे। चलो देखो, केमिकल नेचर ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन्ड रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड, ये अच्छे से याद है ना। फिर देखो उसी टेबल का क्वेश्चन 10 बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उस टेबल को, जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रिपरेशन का टेबल है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो बाजू में लिखी हुई है, फिजिकल अपीयरेंस, कलर वलर, वो सब भी अच्छे से याद कर लेना। ये रिएक्शन कौन सा है बेटा? हाँ सर बहुत आसान है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड और P4O10, दिस विल फॉर्म एनहाइड्राइड ऑफ दिस, इसका एनहाइड्राइड बनेगा और इसका एनहाइड्राइड होता है N2O5, इसका एनहाइड्राइड N2O5 होता है। और साथ में क्या बनता है याद है? साथ में क्या बनता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है ना। यस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड which is H3, sorry not H3, HPO3। अच्छा, अगर मैं HPO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं तो क्या ये गलत है या सही है? HPO3 का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा बनाता हूं, HPO3 सॉरी HPO3, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है? अच्छा, तो HPO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बन सकता, इस तरह से नहीं बन सकता? नहीं सर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? फिर से एक प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, खैर इसके कुछ टॉटोमेरिक रीजंस वगैरह हैं, बट उस पे नहीं जानना चाहता मैं अभी। अभी आप सिर्फ यही बात समझिए कि ये जो है ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है या फिर पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म, या फिर पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म। जैसे अपने अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो शायद इसका ट्राई साइक्लिक प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ट्राईसाइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राईसाइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड दैट इज HPO3 होल थ्राइस। अच्छा, लिंकेज कौन सी होती है इसमें? POP लिंकेज होगी या PP लिंकेज होगी? ऑब्वियसली सर +5 है, +5 है, +5 है तो POP लिंकेज होगी। ठीक है, +5 है तो POP लिंकेज, ऐसे बना देना है बस आपको इसका स्ट्रक्चर, POP लिंकेज करते जाइए, ये कर दीजिए POP, फिर डबल बॉन्ड हो। हाँ ये भी बढ़िया ट्रिक है भाई, फास्फोरस एक ही डबल बॉन्ड हो बनाता है, किसी भी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हो नहीं बनेगा, ये भी याद रखने के लिए अच्छा है। OH और यहाँ पे भी OH, ये तुम्हारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। एंड इज इट, अच्छा इसके बारे में तो पूछा नहीं गया है, ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बेटा N2O5 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो एसिडिक ही होगा, सिर्फ NO और N2O को छोड़कर इसके सभी ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये दोनों आपके न्यूट्रल ऑक्साइड थे। और CO देखा जाए तो वो अलग है, दूसरी फैमिली का जो न्यूट्रल है, तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो खत्म है, एसिडिक इज द आंसर। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, और इससे आसान क्वेश्चन शायद कुछ नहीं रहा होगा। दिस इज +5, दिस इज +4, दिस इज +2 एंड दिस इज +1 आई गेस। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। Number of ionizable hydrogen present in the product obtained reaction phosphorus trichloride and
फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फिनिक एसिड करके दो नाम दिए गए एनसीईआरटी में, फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फिनिक एसिड। तो इन दोनों नेम्स को आप थोड़ा ढंग से याद कर लीजिएगा, कभी कभी भूल जाते। फॉस्फोनिक क्या था? फॉस्फोनिक था H3PO3, मतलब ऑर्थो फॉस्फोरस का ही नाम था ना फॉस्फोनिक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, H3PO2 नहीं था बेटा, H3PO2 नहीं था, तो सर H3PO3 था, एक बार देखना। और फॉस्फिनिक दूसरा था, फॉस्फिनिक आई गेस H3PO4 का था, देख लेना वही था वैसे, H3PO4 का था। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? यहाँ रिएक्शन करा रहा है PCl3, अच्छा H3PO2 है फॉस्फिनिक, ठीक है, H3PO2 है फॉस्फिनिक, ऐसा बच्चे देखकर बता रहे हैं तो सही ही होगा। H3PO2 which is hypophosphoric acid, it is also known as phosphinic, ठीक है। PCl3 का रिएक्शन, यस PCl3 का रिएक्शन विथ फॉस्फोनिक मतलब H3PO2 के साथ, सॉरी H3PO3 के साथ, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया ही होगा, अगर तो अच्छा है। तो यहां पे ना POCl3 फॉर्मेशन नहीं है इस रिएक्शन में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये ऑर्थोफॉस्फोरस बनाता है, सॉरी पाइरोफॉस्फोरस, पाइरोफॉस्फोरस बनाता है, दैट इज H4P2O5, ये रिएक्शन, और ये PCl3 ऑक्सीडाइज होता है PCl5, ये रिएक्शन है। एनसीईआरटी में ये कहाँ पे दिया हुआ है ये एक्चुअली मुझे नहीं पता, ये भी नहीं याद आ रहा मेरे को दिया हुआ है कि नहीं, बट ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है और काफी फेमस रिएक्शन है। दिस विल फॉर्म H4P2O5 प्लस PCl, PCl वैसे वैसे PCl5 गड़बड़ लग रहा है, PCl5 +3 and this is +3, both in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? दिस इज ऑल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिएक्शन कौन सा हुआ यार? PCl5 तो नहीं ठीक लग रहा है यार। HCl है क्या यहाँ पे? एक बार चेक करना तो, हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्यूम्स निकलते हैं शायद, साइड प्रोडक्ट नहीं दिया है। हाँ ठीक है, HCl के फ्यूम्स निकलते हैं, व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है यही निकलते हैं। तो ठीक है, याद आ रहा है, ये पढ़ा हुआ है, तो नहीं दिया है अगर कोई बात नहीं, बट फिर भी आप ध्यान रखें HCl के व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं इस रिएक्शन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं अपन, थोड़ा सा रूटीन क्वेश्चन से अलग है, बट फिर भी अगर एनसीईआरटी में ये दिया है तो कोई बड़ी बात है नहीं फिर आपके लिए। और नंबर ऑफ आयोनाइजेबल अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन वही होते हैं जो O और H के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप इनकी संख्या गिनेंगे तो वो 2 ही आएगा। अभी अपन ने H4P2O5 का स्ट्रक्चर बनाया, तो 2 इज द आंसर, ठीक है। वो PCl5 वहां पे नहीं होगा, वो देख के आइडिया लग गया कि फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो देख के आइडिया लग गया, वो हो नहीं सकता ऐसे, तो HCl निकलता है, वही ध्यान है। द सेट दैट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, अभी बताया हमने, N2O और ये क्या है भाई?
न्यूट्रल ऑक्साइड, ये गलत लिख दिया, ठीक है, ऑप्शन में गलती है, ये N2O है यहाँ पे, ठीक है, N2O एंड NO, वही दो न्यूट्रल है। NO2, अच्छा NO2 क्या हो जाएगा कि इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, NO2 किसका एनहाइड्राइड होगा, तो NO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ बोथ नाइट्रिक एंड नाइट्रस, है ना, नाइट्रिक एंड नाइट्रस दोनों का एनहाइड्राइड है, इन दोनों को लेकर जब पानी निकालोगे तब NO2 बनता है। अब इसको बच्चे ऐसा भी सोचने लग जाते हैं, अच्छा मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, ऐसा क्या, ऐसा रिएक्शन से NO2 बनता है क्या, इस रिएक्शन से NO2 बनेगा, इन दोनों को पकड़ के हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो हम अपने ख्यालों की दुनिया में NO2 बना रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे टू राइट द फॉर्मूला, दिस इज जस्ट अ वे टू राइट द फॉर्मूला। अगर HNO3 में हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाया तो उससे N2O5 उसका एनहाइड्राइड बन गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी एनहाइड्राइड या ऑक्साइड्स इसी तरह से बनते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा इमेज मत बनाना मन में अपने, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देन which of the following compound cannot act as Lewis acid, sorry Lewis base, cannot act as Lewis base, जिसके पास लोन पेयर नहीं है यार। PCl5 के कितने रिएक्शंस आप पढ़ते हो, इवन एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन दिया गया है। हाँ, HNO2 को ऑक्सीडाइज करेगा, वो करेगा, तो ये लुइस बेस की तरह रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे आपके पास PCl5 के साथ रिएक्शन होता है। अगर तो आप इसमें पढ़ते हो कि पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस में, याद है ना, वेकेंट ऑर्बिटल, हाँ, P लव्स O, P लव्स O, अगला स्टेप। अच्छा मुझे बताओ ये कहाँ पे ये डोनेट कर रहा होता है, इसमें ये जो पहले स्टेप में ये डोनेट किया है, ये कहाँ पे कर रहा होता है, कौन से ऑर्बिटल में कर रहा होता है इसके, ये फास्फोरस के कौन से ऑर्बिटल में कर रहा होता है, डी में कर रहा है, अच्छा नील, डी में कर रहा है, तो अगर डी में कर रहा है तो फिर Cl को क्यों निकालते हो, ऐसे ही करते हो ना, जब इसको डालते हो तो Cl को निकाल देते हो आप, तो फिर डी में कर रहा है तो Cl क्यों निकलेगा, तो डी में नहीं कर रहा होता वो PCl के एंटी बॉन्डिंग में कर रहा होता है, सिग्मा स्टार ऑफ PCl में वो जा रहा होता है, तो Cl आप निकाल, ठीक है। खैर अभी उसमें डिस्कशन करने का पॉइंट ज्यादा बनता नहीं है, अभी हम नॉर्मली इसी में रहते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल सबसे सेफ आंसर, एंटी बॉन्डिंग। तो PCl5 लुइस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, लोन पेयर से भी देख सकते हो, इसमें लोन पेयर सी लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, PCl5 में लोन पेयर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे तरीके आंसर करने के, सब आसान क्वेश्चन है। अक्सर वो क्या काम का था, काम का अभी मेंस वेंस में तो काम का नहीं है, एडवांस के लिए काम का है, सब कुछ काम का, एडवांस के लिए तो हर बारीकी काम की है, ठीक है, उसमें सब कुछ काम का है। क्या पता आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए टेस्ट सीरीज वगैरह में कि आपको 10-15 रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ ले कि किस किस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, डी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, बट मेंस में आप परेशान ना हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा ऐसा। देखिए द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस ऑन बॉइलिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद होगा सभी को, व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग एल्कली, बॉइलिंग एल्कली, तो बॉइलिंग एल्कली में कैसे एक्ट करते हैं, यस द डिस्प्रपोर्शनेट, द डिस्प्रपोर्शनेट, कोई भी नॉन मेटल डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, यहां भी ये फॉस्फीन देते हैं और
साथ में Na2HPO2, मतलब जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड अपना होता है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हैविंग 2 रेड्यूसिंग हाइड्रोजन्स, उसमें का एक H प्लस हटता है तो -Na+, कुछ इस तरह की आपकी आयनिक स्पीशीज बनती है। Na2HPO2 नहीं हुआ, वो NaH हुआ ना, स्ट्रक्चर से देख लीजिए, NaH2PO2। तुषार मेरे से गलत लिखवा रहे हो बेटा, चलो NaH2PO2, तो ये हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इन इनर्ट एटमॉस्फेयर रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए, द रिएक्शन ऑफ 1 mole of A with excess AgNO3 in aqueous medium gives dash moles of Ag। अच्छा, प्रोडक्ट ए, तो अब प्रोडक्ट ए कौन सा है, तो PH3 होगा, क्योंकि Ag+ को रेड्यूस करने की शक्ति तो उसके पास है। ठीक है, तो यहां पे आप PH3+Ag+ इस तरह से जाएंगे तो ये रिडक्शन होगा, लेकिन PH3 और Ag+ के रिडक्शन में PH3, अरे इसके पास भी 2 रेड्यूसिंग हाइड्रोजन्स हैं यार, ये तो ये रिएक्शन करेगा ना, ये मत करो, ये नहीं करो। H3PO2 जो है वो रिड्यूस तो करता है, ये 2 रेड्यूसिंग हाइड्रोजन्स तो बचे हुए हैं ना इनके पास, तो बेटा ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स बचे हुए होने की वजह से ये रिडक्शन का एक्शन परफॉर्म करेगा और ये Ag+ को रेड्यूस करेगा। ठीक है, तो इट विल रिड्यूस Ag+, H2PO2- प्लस Ag+, और ये रिड्यूस करेगा आपको इसको सिल्वर में, और खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके फास्फोरस वैसे भी हमने देखा है एक्सट्रीम्स पे रहना चाहता है, तो ये H3PO4 प्लस सिल्वर, कुछ इस तरह से ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, और नाइट्रेट वाइट्रेट आयन सोडियम आयन के साथ सेटिस्फाइड रहेंगे चार्ज के साथ, तो ये रिएक्शन ज्यादा ठीक नजर आ रहा है, यही होगा। PH3 का रिडक्शन नहीं है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भी नहीं PH3। ठीक है, दिस इज मोर सुटेबल। अब आप मोल वोल का बैलेंसिंग कर लीजिएगा, वो तो दिख रहा है, द रिएक्शन ऑफ 1 mole of A, 1 mole of A with excess of silver nitrate gives dash mole of Ag। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो ठीक है, अब आप यहाँ पे मोल की बैलेंसिंग कर लीजिएगा, तो शायद मोल बैलेंसिंग में यहाँ 4 आंसर लिखा हुआ है, तो इसका 1 और इसका 4 आ रहा होगा ऑन बैलेंसिंग, तो यस वी विल गेट 4 moles ऑफ AgNO3। H2 नहीं, +5 में कैसे, H2PO2- में, फॉस्फोरस +5 में थोड़ी ना, नहीं है, +5 में नहीं, +3 में, +5 में नहीं, चेक करो एक बार। Then question number 11, it says दो रिड्यूसिंग H तो उनकी वजह से +2, दो रिड्यूसिंग H है तो उनकी वजह से +2। हाँ ठीक है, फिर ये O की वजह से -2, और ये O की वजह से -2, फिर ये -1,
ये भी तो है। अरे सीधे आप देखो ना यार, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में क्यों परेशान हो रहे हो। एक्स ये -2 ऑक्सीजन, फिर अगेन ये ऑक्सीजन का तुम -2 करोगे और ये फिर से तुम्हारा HH+1 होगा इज इक्वल टू नेट -1 होगा। अच्छा रिएक्शन बैलेंस करके 4 नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार देख लेता हूँ मैं रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन Na2H2 सॉरी NaH2PO2 +4 सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा रेडॉक्स से बैलेंसिंग करना पड़ेगा भाई, है ना, +2H2O क्योंकि रेडॉक्स है ना रिएक्शन, +2H2O, ये रिएक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, +4Ag, आपको थोड़ा रेडॉक्स बैलेंसिंग तो लगेगी, प्लस और क्या, और सोडियम नाइट्रेट वगैरह है और एसिड भी है। चलो नाइट्रेट आयन कॉमन है तो आप HNO3 एसिड ले लेंगे, H+ यूज करेंगे ऐसे। तो ये बैलेंस करने पे आ रहा होगा, ठीक है, 4 है और यहाँ पे 3 आ रहा है मोल्स ऑफ एसिड, तो थोड़ा रेडॉक्स बैलेंसिंग कर लीजिएगा आज। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम 1 हाइड्राइड। अब ये आ गया अपना कौन सा, दिस इज फिर से असर्शन रीजन, ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, sodium hydride can be used as an oxidizing agent। अच्छा NaH H- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लगता है, ठीक है ये सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Obviously not। then then the lone pair of electrons on nitrogen in pyridine makes it basic। lone pair makes it basic, पाइरिडिन का लोन पेयर उसको बेसिक बनाता है। हाँ ठीक है, पाइरिडिन तो अब फिर तो ऑर्गेनिक चले गए अपन, तो उसमें तो अच्छी खासी कॉन्सेप्ट भी पता है। अच्छा ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होता है, प्योर पी में होता है, हाइब्रिडाइज्ड में होता है, कहाँ होता है, प्योर पी में होता है या हाइब्रिडाइज्ड में होता है या फिर sp2 में होता है, किस में होता है, बच्चे प्योर पी कह रहे हैं। सभी का आंसर प्योर पी। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये बताओ कि ये N है, यहाँ पे प्योर पी, ये भी प्योर पी, यहाँ पे भी एक प्योर पी, ये प्योर पी, सभी प्योर पी, इन्होंने बनाया पाई बॉन्ड, बनाया पाई बॉन्ड, बनाया पाई बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे जो दूसरा लोन पेयर है वो प्योर पी में होगा तो क्या इसको कोई बेनिफिट है, क्या इसको बेनिफिट है कि ये क्या रेजोनेंस में जा सकता है, नेवर पॉसिबल, रेजोनेंस में जाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज रेजोनेंस में जाने के लिए उसके साथ एक पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए। सिंस यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है तो आपके पास पैरेलल पी ऑर्बिटल ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केसेस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं they tends to be in lesser energetic orbital and that is the hybridized one which is sp2। so this electron is in sp2 orbital, sp2 orbital, sp2। रेजोनेंस को अगर आप ऑर्बिटल से नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन का चक्कर घुमा घुमा के डायग्राम बनाते जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, बता रहा हूं, ठीक है। रेजोनेंस को सिर्फ अगर वो चक्कर चला रहे हो इलेक्ट्रॉन का
है ना, कहीं से भी ऐसा घुमा दिए चला दिए तो वो अच्छी बात नहीं। थोड़ा ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो मजा आएगा। तो अब यहाँ पे हम करेक्ट आंसर क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो दोनों पॉइंट तो हमने डिस्कशन कर लिया। तो करेक्ट आंसर शुड बी, पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। डी इज द करेक्ट आंसर। सी दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है पूछ रहे हो? गलत ही तो था, क्या था पहला स्टेटमेंट? सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये थोड़ी ना सही है। H माइनस ऑलवेज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए? तो ये गलत स्टेटमेंट है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मेक्स इट बेसिक, हाँ लोन पेयर इसको बेसिक बनाता है। तो पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, एज सिंपल। सो इट शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, इसको खत्म कर लूंगा, उस पर भी आऊंगा। A group 15 element which is metal forms hydride with strongest reducing power। अगेन वही BiH3 को घुमा के पूछ लिया है। BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर, अभी पढ़ा वही रिपीट हो गया। देन कम्स दिस रिएक्शन, ये तो शायद हमने अभी पीछे भी किया था ना, सॉल्वे प्रोसेस, वही तो है। फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अमोनियम कार्बोनेट, तो वी हैव टू फाइंड ए। तो शुरू में अमोनिया और CO2 का रिएक्शन करा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, पानी डाल के रिएक्शन हो जाती है। एक्वा सोल्यूशन चाहिए होता है, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। फिर उसमें हमने डालना होता है और ज्यादा CO2, मीडियम स्लाइटली मोर एसिडिक करते हैं, सो दैट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल हो गया। और फिर हमें NaCl डाल रहे होते, तो वी हैव अमोनियम क्लोराइड एंड यस लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन, क्लास 10th के लेवल का, एंड आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आ गए पता नहीं है, देखते हैं कितना क्वेश्चन, पूरा नहीं देखा, होंगे 20 से ज्यादा नहीं होंगे। व्हाइट PPT बन रहा है उसका, ठीक है। इन मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ POH, सिंपल है, अभी बेटा स्ट्रक्चर बना है। सर सेकेंड रिएक्शन से बोल पाएंगे NH4 2CO3 बेसिक होता है। अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं इस पे। NH4 अमोनियम कार्बोनेट बेसिक होता है या नहीं होता है, ये पूछ रहा हूं। अमोनियम कार्बोनेट, तो अब इसका सॉल्यूशन वही है यार, हाइड्रोलिसिस करेगा, है ना, हाइड्रोलिसिस करेगा। और कौन वाली हाइड्रोलिसिस होगी? वही वीक एसिड और वीक बेस वाली। और अगर आपको याद होगा, इसके लिए कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती थी, कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती थी, सिर्फ हम दोनों की के वैल्यूज से बता सकते थे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो अब मैं कहूं आपको, तो ये मेरे हिसाब से बेसिक रहेगा, ठीक है, ये बेसिक ही रहेगा, सोल्यूशन विल बी बेसिक। बिना एक्सपेरिमेंट के सेकेंड रिएक्शन से कैसे बोल पाएंगे, मतलब नहीं समझ रहा। सेकेंड रिएक्शन से कैसे बोल पाएंगे कि बेसिक है, मतलब ये अमोनिया और ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के बेस
हाँ, बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है वो ठीक है, बट अमोनियम कार्बोनेट बेसिक है, ये कैसे हुआ? इस रिएक्शन से कैसे समझ आया कि अमोनियम कार्बोनेट बेसिक है? इससे अमोनिया बेसिक है, ये एसिडिक है, चलो ये बात समझ आई, दिस इज बेसिक एंड दिस इज एसिडिक, ये समझ आई, बट अमोनियम कार्बोनेट बेसिक है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन से बोल रहे हो? अच्छा, सेकेंड रिएक्शन से क्या कर रहे हैं? H2O डाले और ज्यादा CO2 डाल दे, तो और ज्यादा CO2 डाला हमने, तो अब ये कार्बोनेट ने H+ लिया, तो कार्बोनेट ने और H+ इधर क्रिएट हुआ, तो कार्बोनेट ने H+ लिया। हाँ, बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि कार्बोनेट H+ लेना ज्यादा प्रेफर कर रहा है एज कंपेयर टू NH4+ H+ छोड़ने के। शायद तुम इस सेंस में बोलना चाह रहे हो, कार्बोनेट H+ लेना प्रेफर कर रहा है NH4+। हाँ, इस सेंस में बोलना चाह रहे हो, ठीक है, इस सेंस में भी बोल सकते हो। वैसे आप अगर के वैल्यूज से देखो तो कार्बोनेट की जो pK2 होगी वो तो बहुत ही, Ka2 जो है वो काफी छोटी है, तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम से भी कर सकते हो और उस रिएक्शन से भी बोल सकते हो। देन इन द मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स, आसान है बेटा, अभी करा हम, एंड POP बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर पता है, आंसर इज 4:1, गिनना सबको आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात। रिएक्शन अमोनिया विथ एक्सेस ऑफ Cl2 गिव्स। अच्छा, ये वाले रिएक्शन को मैंने देखा है कुछ कुछ एनसीईआरटीज में, ये है नहीं, कुछ कुछ एनसीईआरटीज में है, पता नहीं क्यों ऐसा, शायद एडिशन का फर्क है, जो भी है। ये देखो एनसीईआरटी में नहीं है सर, ये बोल रहे हैं ना बच्चे, कुछ कुछ एनसीईआरटीज में ही रिएक्शन है और कुछ कुछ में नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लेना ये रिएक्शन में। दो रिएक्शन है, अमोनिया विथ क्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन रहता है, तो शायद यहाँ पे बनता है NCl3 और HCl, और यही रिएक्शन में जब आपके पास अमोनिया एक्सेस में होता है, जिसकी बुक में है वो बताएंगे, अगर गलत हो रहा होगा तो ठीक है, अमोनिया एक्सेस में तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, तब बनता है अमोनियम क्लोराइड, और कुछ बाई प्रोडक्ट भी है इसमें, और क्या हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड, और नाइट्रोजन निकलना चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया, chlorine is oxidizing ammonia, getting itself converted to -1, so this -3 may get converted to nitrogen। अब सर नाइट्रोजन में ही क्यों हुआ, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर आपने एक बार पढ़ा है ना कभी रिएक्शन को, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर से आपको याद आना आसान हो जाता है। जैसे मुझे देखो अभी याद आया कि वो देखा तो याद आ गया, हाँ यार नाइट्रोजन प्रिपरेशन का रिएक्शन, ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रिपरेशन का नहीं, N2 का डायरेक्ट रिएक्शन है, N2 होता है ऑक्सीडाइज, बड़ा मुश्किल है, आपके शायद एनसीईआरटी में ये भी रिएक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 2000 केल्विन में रिएक्शन करते हैं, तब होता है N2 ऑक्सीडाइज, NO बनता है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है बेटा जहां पे नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बड़ा मुश्किल है कराना, बट होता है, रिवर्सिबल भी है 2000 केल्विन में, तो ये रिएक्शन है, NO बनता है, दिया है ना, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन भाई बहुत अच्छे से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन, कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कुछ में दिया हुआ है, बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, देन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाई नाइट्रोजन इज, अरे डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, why N2 is less reactive at room temperature, अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो
तगड़ा बॉन्ड है, नहीं टूटता है तो नहीं करता रिएक्ट नाइट्रोजन, और क्या बोलते, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है वगैरह वगैरह बोल देते हैं। इनऑर्गेनिक में एक्सप्लेनेशन देना तो बहुत आसान काम, कुछ भी बोले रहो सब सही रहता है, समझे। इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स रिमेंबर करो। फैक्ट्स और रिएक्शंस, फैक्ट्स और रिएक्शंस, हायर लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस और फैक्ट्स पे चलती है, ना कि एक्सप्लेनेशंस पे। एक्सप्लेनेशन जहां रिक्वायर्ड है, आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी है, जितना डीप में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है हर एक्सप्लेनेशन दिया गया, लेकिन जहां पे जिसकी डिमांड जैसी है आपको वैसा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड है फैक्ट्स रिएक्शंस, ज्यादा उस पर एम्फेसिस करिए, वो ज्यादा सही। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाई नाइट्रोजन, पैरामैग्नेटिक है नेचर में, अरे कहां से पैरामैग्नेटिक हो गया, एमओटी से आप देखते हैं डायमैग्नेटिक निकल के आता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट कंबाइंड विद डाई ऑक्सीजन एट 25 डिग्री, क्या मजाक हो रहा है, देख रहे हो, ऑक्सीजन के साथ 25 डिग्री में कंबाइन करके ब्रह्मांड का विनाश करना चाहते हैं ये लोग, हो ही नहीं सकता ऐसा। लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन क्या क्राइरो सर्जरी, होगा भाई कोई सर्जरी वर्जरी, देख लेना पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सब लाइंस लिखी होंगी, होता होगा यूज। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, अबे ये तो होता है, ये तो बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन का यूज करके अपन इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते हैं ना, बहुत सारे रिएक्शंस नाइट्रोजन का यूज करके इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते हैं, लेस रिएक्टिव होता है इसलिए। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन डी इज द आंसर। ये सब लाइंस भी देख लेना भाई, कहीं कहीं दिया होगा एनसीईआरटी में, इसीलिए पूछेंगे लोग। देन व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद, आ गया फिर से फॉस्फीन, concentrated NaOH will give a pH 3, again the same disproportionation, NaH2PO2. Solution in inert atmosphere of this gives phosphine and compound X on acidification HCl compound. The basicity of compound, अरे अभी तो पढ़ा यार, एक है बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स अवेलेबल, number of acidic hydrogens available, so it has one acidic hydrogen just now we have discussed. Then ऊपर एक क्वेश्चन भूल गए, कौन सा क्वेश्चन भूल गए, अच्छा एक क्वेश्चन ये, the reaction of NO with N2O4, important again, कहां से भाई, देख लो फिर से कहां से, उसी टेबल से है ना, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स का टेबल, एकदम अच्छे से उसको रट लेंगे भाई। क्या रिएक्शन है ये, आपको याद होगा NO और N2O4, देखो ये ना, ये ऐसा रिएक्शन देख के फीलिंग आ जाती है ना, एक +2 में है कितना प्यार से, एक +4 में है, हमको पता है कि +3 वाला भी एक ऑक्साइड होता है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, आप N2O3 बना दें। और ये रिएक्शन बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर में होता है, और जो N2O3 बनता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है, याद है, कुछ पेल ब्लू सॉलिड है ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, दिस इज पेल ब्लू सॉलिड। ऑल्सो रिमेंबर दीज कलर्स एंड प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। डोंट थिंक कि आप ये जो एनसीईआरटी पढ़ के याद करोगे ये आपको एडवांस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिल्कुल एडवांस के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, तो ये मतलब एकदम करना ही है आपको, तो अच्छे से करें। तो N2O3, अच्छा सिर्फ ब्लू लिखा है, ठीक है, डिपेंड करती इंटेंसिटी यार, तो कहीं पेल ब्लू लिखा रहता है वो तो वेरी कर, तो हाँ भाई, लेकिन अगर एनटीए पूछेगा तो ब्लू बोलना है क्योंकि एनसीईआरटी में ब्लू लिखा है, ठीक, तो ये N2O3 बना। और अगला क्वेश्चन तो ठीक है भाई, आसान है, अगला क्वेश्चन हमने बता दिया, फिर से वही है, CO2 इनर्ट एटमॉस्फेयर, अपना हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सॉल्ट बन रहा है,
एसिडिफिकेशन करोगे तो H3PO2 बन जाएगा और H3PO2 का स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, डन। देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन उसी क्वेश्चन को पता नहीं क्यों घुमा के पूछा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता है, आगे बढ़ते। Then this is the correct statement regarding the following is this is planar less basic। अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत फेमस भी है, सबको आता है, बैक बॉन्डिंग। हाँ, बैक बॉन्डिंग, पुराने दिन याद आ गए क्यों? इनिशियल डेज ऑफ जेई प्रिपरेशन, पुराने दिन याद आ गए होंगे। बैक बॉन्डिंग देखते ही तो N SiH3 SiH3 और SiH3, ये लोन पेयर डोनेट होता है। कौन सी बैक बॉन्डिंग है भैया? बहुत इजी है सर, ये तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से जो लोन पेयर है पूरा डिस्पर्स हो जाता है। वो पूरा डिस्पर्स हो जाने की वजह से जो सेंट्रल एटम है उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, प्लेनर हो जाता है पिरामिडल से। बट बेचारा ये जो ट्राइमिथाइलमीन है, इसके जो कार्बन है इनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर के पास बैक बॉन्डिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका पिरामिडल ही रहता है, ये पिरामिडल ही रहता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जब OCl2 की हम बात करते हैं, यहां भी बैक बॉन्डिंग होता है ना? OCl2 में होता है कि नहीं होता बैक बॉन्डिंग? स्पेशल ये होता है ना बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या रहती है यहाँ पे? चलो, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, पता है ना सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। जैसे यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। देखो यहाँ पे आंसर आने लगा ना, क्या आने लगा? sp2 हो जा रही है, ऐसा लिख रहे हैं बच्चे। ये भी कंफ्यूजिंग लगता है ना काफी, कि क्या है सर हाइब्रिडाइजेशन, क्या है सर OCl2 में? तो आप बताओ बॉन्ड एंगल क्या है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल चीज है जो रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कराती है। तो क्या बेटा आप लोगों को बॉन्ड एंगल इसका पता है? क्या बॉन्ड एंगल पता है इसका? यस, स्लाइटली ग्रेटर देन 109.5 डिग्रीज। ओके, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट, इट इज लगभग 110 डिग्री के आसपास। तो ये बताओ, ये जो बॉन्ड एंगल है ये किसके ज्यादा क्लोज है, टेट्राहेड्रल या फिर sp2 वाला? sp3 है ना? तो इस बेसिस पे आप बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बैक बॉन्डिंग ना के बराबर, बैक बॉन्डिंग ना के बराबर है, तो ना के बराबर है। तो ये जो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना, इसके पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है वो ये है कि स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि एक सेकेंड पीरियड के सेंट्रल एटम पे थर्ड पीरियड का बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज क्लोरीन, तो वो खुलता है। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि कहाँ बैक बॉन्डिंग है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होगा? अच्छा ये पूछ रहा है बच्चा कि हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, बट एक शॉर्टकट है, या फिर मैं ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, एक ऑब्जर्वेशन है जो कि 99% टाइम्स करेक्ट बैठता है। ठीक है, कि कब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी कब नहीं होगी, मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो देख लो क्या ऑब्जर्वेशन है, कि देखो एक ये डोनर है और ये तुम्हारा एक्सेप्टर है। तो दो केस बन सकते हैं, कि अगर एक्सेप्टर के पास लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, एक्सेप्टर के पास लोन पेयर है, तब डोनर से लोन पेयर जाने में दिक्कत होगी। तो वहां पे हो सकता है कि उतना स्मूथ बैक बॉन्डिंग ना हो। ठीक है, और
एक केस ये है कि एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है, देखो ध्यान से, एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तब अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वो इफेक्टिव ही होगी, इफेक्टिव होगी और उससे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव होगी। अगर लोन पेयर नहीं है एक्सेप्टर के पास, और अगर एक्सेप्टर के पास लोन पेयर है तब क्या होगा, एक्सेप्टर के पास लोन पेयर है तब फिर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फंडा आ जाता है बीच में, कि अब अगर एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है डोनर से तब हम इफेक्टिव होगा मान लेते, तब इफेक्टिव होगा मान लेते। लेकिन अगर लोन पेयर भी है और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर से कम है तब वो इनइफेक्टिव होता है, तब वो इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, ये एक तरीका है, इससे आप देख सकते हैं कि कब होगा। अब देखो आप OCl2 में देखो ना, OCl2 यहां पे देखो अगर, तो फिर वही बात है, इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी है, इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी है, और जब आप ये दे रहे हो तो आप ये भी देख रहे हो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो इज OCl2 sp2 और sp3, अरे sp3 ही है, sp3 ही है। ठीक है, sp3 बॉन्ड एंगल सजेस्ट कर रहा है ना, sp3 बिल्कुल कर रहा है, तो बस उसी से जाओ। कोई हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज थोड़ी ना कि कोई बहुत बड़ा रूल है वो। आप फिर बोल रहे NCl3 में क्या होगा, अच्छा NCl3 में देखा जाए फिर वही बात है, कोई खास H बॉन्डिंग है नहीं, है ना। इसमें भी तो, इसमें भी आपका बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा, क्लोज टू sp3, क्लोज टू sp3। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द एंगल, तो वो थोड़ा डेटा देख लेना, बट क्लोज टू sp3 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी H बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं। तो थोड़ा बहुत ऐसी है, H बॉन्डिंग बोल दिया मैंने, सॉरी, बैक बॉन्डिंग। अब PCl3 में पूछ रहे हो, PCl3 में तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगा भाई, PCl3 में बैक बॉन्डिंग कहां से होगा, ये तो 3p हो गया ना, सब दोनों थर्ड पीरियड के हो गए, तो बैक बॉन्डिंग की जो पहली कंडीशन है वही नहीं सेटिस्फाई हुई। पहली कंडीशन के लिए एक तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए ना, तो PCl3 में कहां पे होगा, 2p होना चाहिए। ClO2 पूछ रहे हो, ClO2 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है ना इसका, रेडिकल वाला, ऐसा कुछ। तो नहीं, यहाँ पे भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है खास, ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा ऑर्बिटल कहाँ बैक बॉन्ड, नहीं नहीं है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आंसर, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी उससे, तो पता है आपको बैक बॉन्डिंग, आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर आसान था। कितने क्वेश्चन बचे हैं, बचे हैं, ठीक है, बचे हैं 3-4 क्वेश्चन है, देखते हैं, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound, organic compound A is oxidized with Na2O2, अच्छा, Na2O2 oxide followed by boiling HNO3, the resultant solution is then treated with ammonium molybdenate। अरे भाई, molybdenate देखते ही क्या याद आता है, कौन से आयन का टेस्ट है, मॉलिबिडेट देखते ही कौन से आयन का टेस्ट याद आता है, फॉस्फेट आयन का टेस्ट है ना।
फॉस्फेट आयन का टेस्ट है, फॉस्फोरस डिटेक्शन करते हो इससे आप, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है। सो द क्वेश्चन तो यही है, पूछ क्या रहा है, द कंपाउंड इज, अच्छा तो पहले Na2O2 के साथ किया गया है ऑक्सीडेशन, ये शायद मैंने NaCC वाले इसमें डाला भी, Na2O2 के साथ किया गया है ऑक्सीडेशन एंड HNO3 के साथ दिस, तो ठीक है तो फॉस्फोरस ही, जो सेट ऑफ रिएक्शंस है वो बता दे रहे हैं, एक बार ये रिएक्शंस को आप याद कर लें। ठीक है, सेट ऑफ रिएक्शंस इसके देख सकते हो। शुरू में आप जब फॉस्फोरस लेते हो और Na2O2 करते हो तो ये तो पता ही है ऑक्सीडाइज होगा, और फॉस्फोरस मैंने बताया एक्सट्रीम्स पे रहना पसंद करता है, तो फॉस्फेट पे जा रहा होगा, PO4 3-, और फिर इस फॉस्फेट को हमने किया है HNO3 के साथ ट्रीट, तो ये कुछ H3PO4 वगैरह बना होगा। ये HNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है टू मेक श्योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए और थोड़ा एसिडिफाई हो जाए। देन H3PO4 का रिएक्शन कराया गया है अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ NH4 होल ट्वाइस, मॉलिब्डेट MOO4, इसके साथ बनता है HNO3, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और बनता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ NH4 अमोनियम फॉस्फेट डॉट MOO3, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3 का येलो प्रेसिपिटेट। याद रख लेना इस फॉर्मूले को भी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यही येलो प्रेसिपिटेट बनता है, दिस इज फॉस्फोरस एटम। इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर, and we are about to finish group 15 as well. Good reducing nature of H3PO2 is attributed to the presence of what? Reducing nature, yeah, reducing hydrogens, pH bonds, 2 pH bonds, done. Okay, then the metal that form nitride directly reacting with N2, ये तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, lithium can form nitride, and yes, lithium and magnesium, they can form nitride directly reacting with N2, it forms nitride N2. ये बन गया option D is the answer, already discussed in alkali metals. And here we are with the last question, and the pair that contains 2 pH bond each of oxy acid, ये भी based on the structures which we have already discussed, and the answer is H4. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये H4PO2 लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट, ये H4PO2 नहीं होगा वहां पे, H3PO2 है ये, दिस इज H3PO2 and H3PO2 and H4P2O5. So correct answer is option D, H3PO2 hypophosphorus. This is pyrophosphorus, sorry, hypophosphoric, and H4P2O5, ये दोनों ठीक है, तो option D is the correct answer. And this was the end of ग्रुप 15। तो देखो ये भी कोई ज्यादा खास मुश्किल तो लगा नहीं, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई, फटाफट से रिवाइज हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमने इसको भी खत्म कर लिया। एंड नाउ वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास ग्रुप 16 फॉलोड बाय 17 एंड 18 एंड देन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक थोड़ा सा लेंथी चलेगा, बाकी इस वीक वी विल कंप्लीट इंटायर ब्लॉक केमिस्ट्री, खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी फिर आप लोग एक बार लास्ट में फिर से रिविजन करो, ओके।